अब आते हैं बी में, तो यहाँ पर क्या आएगा, बी डेज तो आएगा ही। बी डेज का मतलब क्या हो गया, मध्यम तापीय, ठीक है। और यहाँ की जलवायु कैसी है, आर्द्र है, अति आर्द्र है, उपाद्र है, तो यहाँ की है उपाद्र, उपाद्र के लिए आएगा सी, ठीक है। और वर्षा कब होती है, ग्रीष्मकाल में, शीतकाल में, बिल्कुल वर्षा हमारे यहाँ होती है ग्रीष्मकालीन मानसून से, अर्थात विंटर विदाउट रेन, तो यहाँ पर भी डब्ल्यू। आज हम पढ़ेंगे थानथवेट का जलवायु वर्गीकरण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोपेन और थानथवेट का वर्गीकरण में से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, और कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिनको हमें लगता है कि हमने कहीं पढ़ा नहीं, या कहीं ना कहीं हमारे कंसेप्ट की कमजोरी है। जैसे इओबो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, उसमें किस किस को शामिल किया गया है, ट्रांसपिरेशन से वो किस प्रकार से भिन्न है, वनस्पतियों को क्यों हमने जलवायु निर्धारण का आधार माना है, क्या अंतर है कोपेन के वर्गीकरण से, कौन कौन से शब्दों का क्या क्या अर्थ है, इन सबको इस क्लास में हम पढ़ेंगे। और कुछ मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये आसानी से याद हो जाएगा कि कौन कौन से जलवायु वर्गीकरण है, कौन कौन से यहाँ पर इसमें जो लिया गया है, आर्द्रता प्रदेश क्या बने हैं, इसमें तापीय प्रदेश कौन कौन से हैं, उप आर्द्रता प्रदेशों को किस प्रकार बांटा है, और कौन से शब्द का जो अंग्रेजी वर्णमाला का शब्द है उसका क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें, एक तो इसमें लेंगे हम इसका परिचय लेंगे, कौन कौन से आधारों पर इस वर्गीकरण दिया है थानथवेट महोदय ने, और इसका वर्गीकरण जो है वो क्या है। देखिए सबसे पहले परिचय की बात करते हैं। तो थानथवेट महोदय अमेरिका के एक ऋतुविद या ऋतु वैज्ञानिक थे। कई बार यहाँ से ही क्वेश्चन बन जाता है कि थानथवेट कौन थे, तो ये ऋतु वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, अमेरिका के। इन्होंने क्या किया कि 12 वर्षों तक यूएसए के कितने स्थानों पर, 16 स्थानों का एक सूक्ष्म अध्ययन किया, एक डीपली अध्ययन वहाँ पर इन्होंने किया। और उस अध्ययन के आधार पर, वहाँ जो अध्ययन किया उसके आधार पर इन्होंने जलवायु वर्गीकरण किया। आगे जाकर कहीं ना कहीं इनकी आलोचना का कारण भी यही बनेगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो अध्ययन किया वो यूएसए में किया है, संपूर्ण विश्व में ये अध्ययन नहीं किए। तो ये इनके एक जो दृष्टिकोण है उसका एक संकुचित भाग दर्शाता है। अब इसमें क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से भी बनते हैं। क्या है कि इसका वर्गीकरण कब प्रतिपादित किया, एज ए फैक्ट के रूप में इसमें पूछ लिया जाता है। तो सर्वप्रथम इन्होंने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया वो 1931 में प्रस्तुत किया। उसके बाद इन्होंने इसमें कितने संशोधन किए, ध्यान रखना 3 संशोधन किए। कितने संशोधन, 3। पहला संशोधन 1933 में किया। उसके बाद सबसे मेजर जो इसमें संशोधन किया है, अमेंडमेंट किया है, वो किया 1948 में। और 1948 से कई क्वेश्चन बनते हैं कि थानथवेट महोदय ने 1948 में कौन सा मेजर जो है संशोधन किया, और अब कौन सा शब्द इस्तेमाल किया और क्यों किया, इसको भी हम जानेंगे। और उसके बाद में लास्ट जो अमेंडमेंट था वो था 1955 में, ठीक है। तो इस प्रकार आप याद रखिए, पहला 1931 में और लास्ट 1955 में। मेजर जो अमेंडमेंट किया वो किया 1948 में। अब आ जाओ इसका आधार क्या मानते हैं। वनस्पति जलवायु के तत्वों को मापने का एक ऋतुवीय यंत्र है, मतलब ऋतु मापन है। वनस्पति के आधार पर हम ऋतुओं के बारे में बता सकते हैं, हम जलवायु के बारे में बता सकते हैं, हम वहाँ की वर्षा के बारे में बता सकते हैं, और वहाँ के तापमान के बारे में बता सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे ये एक पत्ती है, छोटी पत्ती है, और ये मान लेते हैं अपन राजस्थान का जो वृक्ष है खेजड़ी की मान लेते हैं, और एक पत्ती है इतनी बड़ी, इसको मान लेते हैं केले की पत्ती है। जहाँ जितनी बड़ी पत्तियाँ होगी उसका मतलब है वहाँ वर्षा की मात्रा उतनी अधिक है, और जितनी अधिक पत्तियां होगी उतना अधिक वृक्ष क्या करेंगे, वाष्पोत्सर्जन अधिक करेंगे। इसका मतलब वहां पर जल की प्राप्ति भी अधिक हो रही है, और वहां पर जल खर्च भी ज्यादा हो रहा है। किनके माध्यम से, वनस्पति के माध्यम से। और तापमान भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, पेड़ पौधों की पत्तियां छोटी होती जाती है। इसका मतलब है वहां पर वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है, तापमान की मात्रा भी कम हो जाती है। अब खेजड़ी को देखिए, अब खेजड़ी की पत्तियां क्या है, छोटी है। इसका मतलब वहां पर ये छोटी पत्तियां, छोटा आकार किसका संकेत है, वाष्पोत्सर्जन को कम करने का संकेत है। क्यों,
क्योंकि हमें वर्षा जल की प्राप्ति कम है, तो हम जल को खर्च भी तो कम करेंगे, तभी तो सर्वाइव कर पाएंगे। हमारी आमदनी 100 रुपये है, तो हम खर्च भी 100 रुपये से ज़्यादा नहीं कर सकते, इसलिए हम खर्च भी कम करेंगे। और इसी प्रकार जब आमदनी ज़्यादा होती है तो हमारा खर्चा भी ज़्यादा होता है। इसी प्रकार वर्षा अगर अधिक प्राप्त होती है तो वाष्पोत्सर्जन से अधिक मात्रा में पानी खर्च किया जाता है, और इनके लिए क्या होना चाहिए, पत्तियों का आकार बड़ा होना चाहिए। अब आप केले की पत्ती को और खेजड़ी की पत्ती को देखकर कह सकते हैं कि केला अधिक वर्षा वाले क्षेत्र का वृक्ष है, जबकि खेजड़ी कम वृक्ष वाले है। आम है, आम की पत्तियां मध्यवर्ती होती है, तो वो इन दोनों के बीच का एक वृक्ष है। अब देखिए आगे, इन्होंने जलवायु प्रकारों और इसके मध्य की सीमा का निर्धारण मुख्यतः 3 आधारों पर किया। ये आधार ही आपको रखना है कि किन के आधार पर जलवायु के प्रकार और इनके मध्य की सीमा का निर्धारण किया है। प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी और जल प्रवाह प्रणाली, इनमें ही इन्हीं के आधार पर देखो। वनस्पति तो आपको पता लग गया, वनस्पति किसके आधार पर, वनस्पति रिएक्ट करती है किसका, तापमान और वर्षा के बीच के अंतर संबंध को अगर रिप्रेजेंट करना है तो प्राकृतिक वनस्पति बताती है कि यहाँ का तापमान कैसा है। आप देखिए वर्षा बहुत हो रही है, तो वर्षा कहाँ होगी, जहां तापमान होगा। ठंडे क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है, क्यों, क्योंकि वहां पर वाष्पीकरण ही नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक वनस्पति हमें ये इंडिकेट करती है कि, और कम तापमान में तो पौधा अंकुरित भी नहीं होता है। तो वनस्पति का सघन विकास कहाँ होगा, जहां उच्च तापमान होगा प्लस वहां पर उच्च वर्षा होगी, तो ही वनस्पति सर्वाइव करेगी। तापमान उच्च है लेकिन वर्षा नहीं है, वहां वनस्पति का विकास नहीं होगा। उदाहरण के लिए मरुस्थलीय क्षेत्र। मिट्टी कितनी उपजाऊ है, इसके आधार पर भी क्या होता है, नमी धारण करने की क्षमता, और वहां पर वर्षा जो प्राप्त होती है उसके आधार, उस मिट्टी की पोषकता के आधार पर वनस्पति होती है। जल प्रवाह प्रणाली कैसी है, तो इन 3 आधारों पर जलवायु, इनके क्या करा है, जलवायु के प्रकार, उनके मध्य की सीमा में वर्गीकृत किया है किसने, तानसेट मोदेन ने। जब आप ये देखेंगे कि तापमान सभी जगह समान है, वर्षा है, तो वहां पर जलवायु जो प्रदेशों का निर्धारण होगा वो आर्द्रता के आधार पर होगा। ठीक है, जहां पर वर्षा की मात्रा समान है और वहां पर तापमान के इफेक्ट के आधार पर होगा। तो आगे जाके पढ़ेंगे कि आर्द्रता प्रदेशों का वर्गीकरण करने के लिए उन्होंने जो पीई सूचकांक माना है, और तापीय प्रदेशों के लिए उन्होंने टीई सूचकांक माना, वो क्या होता है वो आगे हम पढ़ेंगे। अगला माना है कि पौधों और वनस्पति के विकास अर्थात वृद्धि में वृष्टि, मतलब जल प्राप्त होता है हमें वृष्टि से, और वाष्पीकरण के मध्य का अनुपात है, मतलब वाष्पीकरण की मात्रा मुख्य रूप से सहायक होती है। देखिए, अगर तापमान ज़्यादा है, वर्षा हमें हो रही है, हम मानते हैं 100 लीटर वर्षा हो रही है, और वहाँ पर हमने 100 का 100 लीटर पानी हमारा क्या हो गया, वाष्पीकृत हो गया, तो वनस्पति के लिए तो काम में कुछ आया नहीं, तो वहाँ वनस्पति सर्वाइव होगी, नहीं हो सकती। तो इन दोनों के बीच का जो अनुपात होगा, अर्थात जैसे 100 लीटर वर्षा हो रही है और वाष्पीकरण के द्वारा खर्च हमें 50 लीटर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि 50 लीटर एक्चुअल में वहां की वनस्पति के विकास में सहायक है। जितनी की जितनी वर्षा हुई है वो वहां पर सहायक नहीं होती है। जितना वाष्पीकरण हो गया उसका भी वृक्षों की वृद्धि में कोई योगदान नहीं होता है। वृक्षों की वृद्धि में योगदान तो वो होगा जिस वर्षा की मात्रा से वहां की वनस्पति उगती है। ठीक है, आज हमारे खर्चे हैं, खर्च को हम कभी भी बचत में शामिल नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने निवेश करना है, तो निवेश कब करेंगे, हमारी इनकम 100 रुपये है, तो 100 रुपये हमारा निवेश नहीं होगा। 100 रुपये हमें आगे बढ़ाने के लिए काम में नहीं, उसमें से हमारा 50 रुपये खर्चा हो गया, तो खर्चे को हम घटा देंगे। उसी प्रकार वाष्पीकरण होता है, वो एक खर्चा है, उसका हमारे घर के विकास में या निवेश में कोई योगदान नहीं होता है, वनस्पति के विकास में कोई योगदान नहीं होता। इसीलिए इस वाष्पीकरण को यहाँ से घटाया जाता है, और फिर जो बचता है उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसको कहते हैं वर्षण प्रभाविता अनुपात, प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस रेशियो। ठीक है,
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं पीई, शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको, पीई। पीई का पूरा नाम क्या है, प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस। ठीक है, ये रेशियो है, इसको क्या याद करते हैं कि कुल मासिक वर्षा है, कुल मासिक वर्षा और उसमें भाग देंगे कुल मासिक वाष्पीकरण का, जिससे क्या होगा कि हमारी जो हुई हानि है वो निकल जाएगी और जो ये बचेगा रेशियो, ये हमें वनस्पति के विकास में सहायक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देखिए अब इसी प्रकार अगर 12 महीनों का अनुपात निकालना है तो इसका हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे, और जो 12 महीने का होगा उसको हम कहते हैं वर्षण प्रभावितता इंडेक्स या सूची। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला भी आप याद रख लीजिए, कई बार फॉर्मूला भी क्वेश्चन में आ जाता है, ऑप्शन में दे देते हैं। अगर हमें रेशियो निकालना है तो इसका अनुपात है 115 पी बटे में टी का टेम्परेचर -10 और 10 की घात 9 इसका क्या है, इसका हम क्या कर देंगे हॉलमार्क स्क्वायर लगा देंगे, इधर के साइड में क्या करते हैं इसकी घात लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये तो हो गया मासिक के लिए। अगर वर्षा का निकालना है तो यहाँ पर महीनों की संख्या निकाल देंगे सिग्मा 12, और वही जो मासिक होता है वही फॉर्मूला आगे हम ऐसी चीज़ 115 पी बटे में टी -10 ब्रैकेट बंद कर देंगे और घात लगा देंगे 10 की घात 9। ये इन्होंने एक दिया है सूचकांक, जिसमें अमेरिका के आधार में इसमें क्या किया गया है, तो ये हमें पता लग गया कि वर्षण प्रभाविता सूचकांक किसके आधार पर निकाला जाता है। तो इसके अगर ऑप्शन दे दें, वर्षा की मात्रा वाष्पीकरण का अनुपात है, या वर्षा और वाष्पीकरण दोनों का योग है। इस प्रकार से आपसे ऑप्शन अलग अलग दे सकते हैं, लेकिन आपको एस्पिरेंट सजग होकर आपको देखना है कि इसका मतलब क्या है। थानतपेट के सूचकांक के आधार पर संपूर्ण संसार को मुख्यतः ये सूचकांक है, उसके आधार पर क्या किया गया है, आर्द्रता प्रदेशों में बांटा गया है। अब आर्द्रता प्रदेश कितने हैं, देखो आर्द्रता प्रदेश इसमें बांटे गए हैं कुल 5। अब इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। ट्रिक है ताऊ अर्ध शुष्क, क्या है ताऊ अर्ध शुष्क, तो ता किससे बनता है, तय प्लस आ से। तो यहाँ ध्यान रखना बस, इसमें ता में 2 शब्द है, तय प्लस आ, ऊ और अर्ध शुष्क। तो ताऊ नहाने गया होगा कहीं ना कहीं, वो आधा सूखा आ गया, तो ताऊ अर्ध शुष्क। तो तय से क्या हो जाएगा तर, तो इसको हम क्रमशः ए कैपिटल ए दे देंगे। आ से क्या हो जाएगा आर्द्र, इसको बी दे देंगे। ऊ से क्या हो जाएगा उप आर्द्र, इसको सी दे देंगे। और एक हो जाएगा अर्ध, अर्ध का हो जाएगा अर्ध शुष्क, इसको हम डी दे देंगे। और शुष्क को हम दे देंगे ई। तो इस प्रकार से हमारे इस ट्रिक में क्या आ गए 5 आर्द्रता प्रदेश आ गए। कौन कौन से, क्रमशः ताऊ अर्ध शुष्क, तो तय का तर आर्द्र उपाद्र, तो ताऊ हो गया। अर्ध का क्या हो गया अर्ध शुष्क, और शुष्क का हो गया शुष्क। इस प्रकार ये हमारे क्या हो गए 5 आर्द्रता प्रदेश हो गए। अब जिसमें अधिक तर है, तर का मतलब वर्षा की मात्रा अधिक है, वर्षा बहुत अधिक है, तो वहाँ पर जो वन होंगे वो वर्षा वन होंगे, सदाहरित वन होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि वनस्पति वर्षा का अनुसरण करती है, अर्थात यहाँ के पेड़ पौधों की पत्तियाँ भी बड़ी होगी। उसके बाद आर्द्र है तो वहाँ पर वन मिलेंगे हमें, उपाद्र है तो वहाँ पर घास के मैदान मिलेंगे, अर्ध शुष्क है तो वहाँ पर स्टेपी तुल्य जो वनस्पति है वो मिलेगी, और शुष्क है तो वहाँ पर मरुस्थलीय वनस्पति मिलेगी। अब इसका सूचकांक क्या होगा 128 से ऊपर, ये आप कुछ याद रखना 128, 64, 32, 16 और 15। ठीक है, इस प्रकार याद रखना। इसको आप सबसे अधिक होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह है यहाँ पर वर्षा का जो उच्च प्रतिशत है वो अधिशेष अधिक है, मतलब यहाँ पर वर्षा की मात्रा भी अधिक है और वाष्पीकरण से जो अधिशेष बचता है वो अधिक है। तो जब अधिक अधिक होगा इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 128 जो सूचकांक है पीई सूचकांक वो भूमध्य रेखा के पास होगा, और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे तो ये पीई सूचकांक क्रमशः कम होता है। जैसे जैसे उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगे पीई सूचकांक कम होगा। इसका मतलब पीई सूचकांक का अक्षांशों के साथ विलोमानुपाती संबंध है, अर्थात जैसे जैसे अक्षांश बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेंगे 0 से
90 के बीच, तो पीई सूचकांक यहाँ 128 था, इधर 0 हो जाएगा। तो अक्षांश बढ़ रहे हैं लेकिन सूचकांक कम हो रहा है, अक्षांश कम है सूचकांक ज़्यादा है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना है। वन के लिए क्या हो जाएगा, 127, 128 से कम कितना, 127 से 164 के बीच। फिर घास के लिए क्या हो जाएगा, 64 से कम करो 63 से 32 के बीच, और 31 से 16 के बीच, और 16 से कम है वो शुष्क का है। तो कम क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए आप तैयार रहना, इस चार्ट को आप याद कर लेना, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपको ये किताब में मिल भी जाएगा। कुछ आगे जाकर कुछ चेंज आएंगे वो आपको मैं बताऊंगा। तो अब क्या किया कि ये 5 प्रदेश हो गए, लेकिन इन 5 प्रदेशों में भी सभी जगह समान वर्षा नहीं है। भूमध्य रेखा है, उसमें भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वर्षा देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि जैसे भारत है, तो भारत वाले जो अक्षांशीय विस्तार है इसमें भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वर्षा होती है। जैसे भूमध्य सागरीय क्षेत्र भी आता है, वहाँ पर शीतकाल में वर्षा होती है। भारत आ गया तो भारत में ग्रीष्म काल में वर्षा होती है। तो सीजन के हिसाब से भी मौसमी वर्षा का वितरण है वो समान नहीं है। तो मौसमी वर्षा का वितरण अगर भिन्न है तो इन आर्द्रता प्रदेशों को भी 4-4 उपभागों में बांटा गया है। तो 5 को 4-4 में बांटेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 × 4 मतलब 20। तो कुल आर्द्रता प्रदेश हमारे हो जाएंगे वो 20 हो जाएंगे। ठीक है, अब 4 कौन से हैं कि ऐसा प्रदेश जहां पर आर का मतलब हो जाएगा फुली रेन, मतलब साल भर वर्षा होती है, ऐसा क्षेत्र होता है उसको कहते हैं आर। समर विदाउट रेन, समर विदाउट रेन का मतलब है गर्मियों में वर्षा नहीं। इसका मतलब ये भी दूसरा आप समझो कि शीतकाल में वर्षा। समर विदाउट रेन मतलब गर्मियों में बरसात नहीं होगी, तो बरसात कब हो रही है, इसका मतलब उल्टा हो गया कि शीतकाल में वर्षा हो रही है। विंटर विदाउट रेन, विंटर विदाउट रेन का मतलब क्या हो गया कि शीतकाल में वर्षा नहीं, इसका मतलब है ग्रीष्मकाल में वर्षा है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये आ गया। और मैं आपको, अगर मेरे इस क्लास को लेने के बाद मैं दावे से कह रहा हूं कि विश्व के जलवायु वर्गीकरण आपको अंगुलियों पे याद हो जाएंगे। और भारत के और राजस्थान के कई बार जलवायु वर्गीकरण का मैप आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि BEE कहाँ है या AAR कहाँ है भारत में, राजस्थान में कौन कौन सी जलवायु वर्गीकरण है। तो इसका भी मैं मानचित्र के द्वारा आपको बताऊंगा और आपको अच्छे से याद करवाऊंगा। ठीक है, देखते रहना, लास्ट तक देखेंगे तो मज़ा आएगा, क्योंकि कोई भी काम करो तो उसको अंतिम तक करना चाहिए। बीच में छोड़ दोगे तो न तो पूरा उसका यूज हो पाता है, इसीलिए लास्ट तक देखना जरूरी है। इन चीज़ों को देखकर मैप के थ्रू भी करेंगे। अब आ गया डी का मतलब ड्राई, मतलब साल भर वहाँ पर कम वर्षा होती है। इस प्रकार क्या हो गया, 5 मुख्य प्रदेश थे आर्द्रता के और 4 उपादेश हो गए, तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, 20। अब आता तापमान प्रभावितता। तो हमने क्या सीखा अभी तक, हमने पीई सूचकांक के आधार पर 4 मुख्य प्रदेश आर्द्रता प्रदेश और 5 मुख्य आर्द्रता प्रदेश और 4-4 उनके उप आर्द्रता प्रदेशों को हमने जाना, जो कि वो किसके आधार पर थे, मौसमी वर्षा के वितरण के आधार पर थे। अब हम पढ़ेंगे टीई सूचकांक। टीई सूचकांक क्या होता है, देखो टीई सूचकांक का मतलब है कि तापमान में भी होता है। जितना का जितना तापमान सूर्य से हमें पृथ्वी पर प्राप्त हो रहा है वो सारा का सारा तापमान हमें वनस्पति की वृद्धि में सहायक नहीं होता है, कुछ परावर्तन भी हो जाता है। तो उस परावर्तन को यहाँ से घटा दिया जाएगा। ठीक है, तो वो जो अनुपात कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, तापीय दक्षता अनुपात, TE रेशियो। इसको कहते हैं थर्मल इफेक्टिवनेस, मतलब कितना तापमान की वह मात्रा जो वनस्पति के विकास में सहायक है। अगर मासिक निकालना है तो इसका फॉर्मूला सीधा है T-32/4। अगर 12 महीनों को निकालना तो वो यहाँ पर 12 का जो है सिग्मा के ऊपर 12 लिख दो और T-32/4। अब इसके आधार पर तापीय प्रदेश से कितने, 6। कौन कौन से, उसकी ट्रिक देखिए। सूक्ष्म टेगा टूई जो कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के समानुरूप है। जो केंडाल का वर्गीकरण था मेसोथर्मल, मेगाथर्मल, ठीक है 05, तो उसी प्रकार का ये है। तो ओ का क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय। मैं का क्या हो जाएगा, मध्यम तापीय। सूक्ष्म तापीय, टेगा का टेगा, टू से टुंड्रा,
और ही का हो जाएगा हिमाच्छादित। तो ये ट्रिक याद रखना, शुष्क टेगा टू ही, शुष्क टेगा टू ही 5-6 बार बोलोगे तो आपकी जुबान को भी याद हो जाता है। देखिए पढ़ाई में 3 चीज़ों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आँखों का, हो सकता है आपकी आँखें कई बार लिखी हुई चीज़ है, वो जैसे मैं आपको लिखूँगा यहाँ पर दिनेश, तो आपकी आंखें तुरंत कह देगी ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों ने ऐसा देखा नहीं है भाई, इसमें छोटी मात्रा आएगी। तो कई बार आंखों को याद होता है, कई बार हमारी जुबान को याद होता है। जैसे महेंद्र सिंह, तो अगला नाम तुम्हारे अपनी जुबान बोलती, धोनी, सचिन तेंदुलकर, किसको जुबान को याद है? जुबान को याद है। जैसे कई बार मैंने मेरा नाम बोला है तो मैंने जुबान को याद करा दिया है। तो कुछ चीज़ें अपनी जुबान को याद करो, कुछ चीज़ें अपनी आंखों को याद करो, और कुछ कानों सुनी। जैसे कई बार हमारी किसी पे फ़ोन पे बात करते हैं तो उसकी आवाज़ हमारे कानों पे हेलो बोलते पता लग जाएगी फला आदमी बोल रहा है, और जिससे हम बात करना चाह रहे हैं वो बोल रहा है। और जैसे मान लो हमने किया हेलो, मम्मी ने उठा लिया, पापा ने उठा लिया, तुम तुरंत पहचान जाएंगे भाई ये उसकी आवाज़ नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों हमारी आंखों, मम्मी की आवाज़ हमारी कानों को सुनाई देती है, हेलो बोलते मम्मी बोलती, पहचान जाती मम्मी बोल रही है। तो आवाज़ भी, कान भी हमारे कुछ क्या करते हैं, इंद्रिय हैं, ये भी हमें याद करवाती है। देखिए इसके आधार पर 6 कौन कौन से, अच्छा देखिए इसमें इनके लिए एक के साथ डेस लग जाएगा, ध्यान रखना। तापीय प्रदेशों में डेस, तो जहां डेस लग रहा है इसका मतलब तापीय प्रदेश है। क्यों? जैसे डिग्री लगाते ना अपन, जैसे 10 डिग्री, तो डिग्री ऊपर लग गई, तो इसे क्या करना, इसमें डेस लग रहा है, इसका मतलब इसको हम तापीय प्रदेश मान लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। हाँ अब देखो इसमें उष्ण कटिबंधीय, रेशियो यही चलेगा, कम होता जाता है तो स्कोर कम कर देंगे। 28 से 164, 64 से 32, 32 से 16, 16 से फिर 0 1 आ जाएगा, 1 से 0 हो जाएगा। बी डेस का मतलब क्या है, मैं का मतलब मध्य तापीय, फिर आ जाएगा सी का मतलब क्या होता है, ये सूक्ष्म हो जाएगा। डी का मतलब ये क्या है, टेगा, टू से हो जाएगा टुंड्रा, ई, और ही का क्या हो जाएगा, एफ, हिमाच्छादित, और ये इंडेक्स आपके सामने हो जाएगा। इसके आधार पर कितने हो जाएंगे, अब देखो आप 20 तो हमारे क्या हो गए, आर्द्रता प्रदेश हो गए, उपार्द्रता प्रदेशों को 20 × 6 कितने हो जाएंगे, 20 × 6 120 हो जाते हैं। लेकिन 120 एक कहीं ना कहीं अपवाद ला देगा, कैसे, इसके आधार पर इतने वर्गीकरण नहीं होते, इसलिए थानातुल्य ने 32 माने। जैसे आप देखिए ए डी हो सकता है क्या कहीं, मतलब उष्ण कटिबंध भी हो, ठीक है, उष्ण कटिबंध भी हो, और तर जलवायु, तरवायु मतलब जर हो रही है, तर का मतलब वर्षा खूब हो रही है, और डी का मतलब सभी महीनों में वर्षा कम। तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी हो रहा है, एक साइड तो कह रहा है तर, और एक साइड कह रहे हैं कि सभी महीनों में वर्षा कम, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसे कर करके क्या कर दिया इन्होंने, काटा है, और काटने के बाद जो जलवायु प्रदेश बचे वो हमारे पास 32 बचे, जिसका नाम मैं आगे बताऊंगा आपको। वो कॉमन सेंस लगाना, जैसे आपको ये कह दे कि ये कर देते हैं हम सतत हिमाच्छादित प्रदेश, और ये लगा दिया हमने ए तर जलवायु। अब आप देखिए कि सतत हिमाच्छादित प्रदेशों में वर्षा खूब होती है, वहां तर जलवायु है क्या, नहीं है, तो काट दो आप। इस प्रकार इन्होंने छटनी करते करते 32 मुख्य प्रकार बचे हैं, तो आप इसको काट दीजिए। सबसे मेजर वर्गीकरण आता है अब 1948 का। इसमें क्या चेंज किया, क्या परिवर्तन है मेन सिद्धांत से। देखो इसका भी आधार तो वही था, थर्मल इफिशियंसी और पोटेंशियल जो था हमारा, इसके अंदर वर्षण प्रभाविता वाला था, इफेक्टिवनेस, तो इन दोनों को माना है। लेकिन अंतर था कि पूर्व में इन्होंने जो वनस्पति थी उसको ऋतुवीय यंत्र माना, भाई ये ऋतुवीय यंत्र है। अब बाद में इसको भी एक भौतिक एजेंट मान लिया गया, जो क्या पहले ये माना गया कि वनस्पति ऋतु से प्रभावित होती है, जबकि बाद में ये माना गया कि वनस्पति भी ऋतु को प्रभावित करती है, तो भौतिक यंत्र के रूप में काम करने लग गया। देखो आगे समझे कैसे, जैसे आपसे एक शब्द आता है इओपोट्रांसपिरेशन, क्या आता है, इओपोट्रांसपिरेशन। तो ये इओपोट्रांसपिरेशन शब्द जो थानफ्रेड मोदे ने अपने जलवायु जो वर्गीकरण सिद्धांत में शामिल किया वो कब किया, तो इसका आंसर आना चाहिए 1948 में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है
कि इवापोट्रांसपिरेशन शब्द इंग्लिश में याद रखना कब शामिल किया? 1948 में। ये क्या होता है? ये कहते हैं वाष्पीकरण, जिसे वालो वर्षा प्राप्त हो रही है और ये यहाँ से तापमान के कारण यहाँ से कुछ पानी वाष्पीकृत होकर जा रहा है। लेकिन क्या केवल वाष्पीकृत होता है? नहीं, यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी इस पानी को जो बरसात से प्राप्त होता है उस पानी को खुद ये भी तो छोड़ते हैं। तो भूमि नहीं करती वाष्पीकरण, कुछ वाष्पीकरण जो उत्स्वेदन है वो हमारे वृक्ष भी करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन, वृक्षों द्वारा वाष्पोत्सर्जन। तो इन दोनों को मिला लेंगे, वाष्पीकरण को जो भौतिक एजेंट, तो भौतिक एजेंटों के रूप में कौन आ गया? हमारा वनस्पति भी आ गई। यह भी क्या करती है? जो जल की मात्रा प्राप्त करती है उसका वायुमंडल में क्या करती है? वापस से छोड़ देती है। और इन दोनों को शामिल रूप से क्या कहते हैं? वाष्पो उत्सर्जन। इसीलिए जिस प्रकार से भूमि, पर्वत, पठार जो काम वाष्पीकरण के रूप में करते हैं वही काम क्या करते हैं? वनस्पति भी करते हैं। इसीलिए अब वनस्पतियों को इन भौतिक एजेंटों के रूप में इसको भी एक भौतिक एजेंट मान लिया गया है। स्टेटमेंट के रूप में आ जाए कि थानतवेट महोदय ने 1948 में वनस्पति को ऋतुवीय यंत्र माना, तो गलत है। क्या माना है? भौतिक एजेंट माना है। थोड़ा सा सावधान रहिए, ठीक है। वर्षा तथा संभाव्य, जिसको क्या कहते हैं? विभव वाष्पोत्सर्जन, पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन, ठीक है। मतलब ये एक संभावना है कि वाष्पीकरण को घटा दो, जो भी उसके बाद जो शेष बचेगा वही हमें वनस्पति के विकास में योगदान देता है। इस प्रकार इन्होंने माना है और ये शब्द 1948 में लिया है। उस प्रकार कुल कितने प्रदेश हो गए हमारे? 32 प्रदेश बताएं, जिनकी मैंने ट्रिक आपको बता दी है। ताऊ अर्ध शुष्क, तय और प्लस आ है, यहाँ पर 2 जाएंगे। तय के लिए, तर के लिए ए, आर्द्र के लिए बी, उपाद्र उपाद्र के लिए सी, अर्ध शुष्क के लिए डी और शुष्क के लिए ए। और कुछ उपप्रदेश बांटे। आर का मतलब फुली रेन, डब्ल्यू का मतलब विंटर विदाउट रेन, एस का मतलब समर विदाउट रेन और डी का मतलब ड्राई, वर्ष भर वर्षा कम। इसी प्रकार तापीय प्रदेश आए हैं। शुष्क टेगा टूही, तो शुष्क टेगा टूही में क्या हो जाएगा? ए। उष्ण कटिबंध के लिए ए डेश, मध्यम तापीय के लिए बी डेश, सूक्ष्म तापीय के लिए सी डेश, टेगा के लिए डी डेश, टुंड्रा के लिए ई डेश और हिमाच्छादित प्रदेश के लिए एफ डेश। तो इस प्रकार कुल कितने प्रदेश बने? 32, जिसमें आप याद रखना ए के 3 ही हैं। कौन कौन से? ए के साथ डेश और ये और सी। तो ये इस प्रकार से आपके सामने आएगा। अब इसको पढ़ना सीखिए। सबसे पहले तो जो डेश वाला उसको हम पढ़ेंगे। तो डेश, ए डेश का मतलब क्या है? उष्ण कटिबंधीय। तो हम करेंगे इसको उष्ण कटिबंधीय। ए का मतलब क्या है भैया? ए का मतलब है तर, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? उष्ण कटिबंधीय तर जलवायु। आर का मतलब क्या है? साल भर वर्षा या वर्ष के सभी महीनों में वर्षा, ठीक है। उसी प्रकार ए बी डेश आर, इसको बी डेश को पहले पढ़ेंगे। तो बी का मतलब क्या होता है भैया? मध्यम तापीय कटिबंध। और ए का मतलब क्या है? तर जलवायु और वर्ष के महीनों में वर्षा। अब आप देखोगे उष्ण जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है वहाँ साल भर वर्षा होती है। प्रत्येक रोज शाम को 4 बजे के आसपास वर्षा होती है, जिसको टी टाइम रेन के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार ई डेश आर, तो इस प्रकार इसके 3 हो जाएंगे। ए के, बी के हैं 7, जिसमें ए डेश के 2 हैं, बी डेश के 3 और सी डेश के 2। इस प्रकार आप याद रखना। अब जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की उत्तर में जाएंगे तो डी आता जाएगा, वहां पर आर नहीं आएगा, वहां पर डी आता जाएगा, आर कम हो जाएगा। देखिए इधर ए डेश है, ए आर और डब्ल्यू है, ठीक है। फिर आर डब्ल्यू एस, अभी तक डी नहीं आएगा क्योंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वर्ष भर वर्षा ही नहीं हो। और सी आर, इसी प्रकार आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। फिर एग्जाम्पल अपने इसको पढ़ के देखते हैं एक बार। ये क्या है? सी डेश का मतलब क्या होता है? सी डेश को यहाँ देखो आप, सी डेश का मतलब क्या है? सूक्ष्म तापीय जलवायु। फिर क्या पढ़ेंगे इसको? बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब आर्द्र जलवायु। तो सूक्ष्म ताप के कटिबंध
आ का मतलब आर्द्र जलवायु और वर्ष के सभी महीनों में वर्षा। अगर ये एस है तो एस में क्या करेंगे, तो इसमें पढ़ेंगे सूक्ष्म कटिबंधीय आर्द्र। बी का मतलब क्या हो गया, आर्द्र जलवायु। एस का मतलब है ग्रीष्म काल में वर्षा की कमी, समर विदाउट रेन। इसका मतलब है शीतकाल में वर्षा। ठीक है। सी के कितने हो जाएंगे 10, जिसमें ए के 3, बी के 4, बी डेस के, और सी डेस का मतलब सी डेस का मतलब 3। मतलब हम कह सकते हैं उष्ण कटिबंधीय के 3, इसका मतलब हो जाएगा मध्यम तापीय के 4, और सी डेस का मतलब क्या होता है सूक्ष्म तापीय के 3। और इस प्रकार से देखो यहाँ डी आ जाएगा, सी मतलब मध्यम, वहाँ पर इधर डी नहीं आएगा। फिर जैसे जैसे ये जो कटिबंधीय तापीय प्रदेश बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डी की आवृत्ति होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि ध्रुवों की ओर जाएंगे तो वहाँ पर वर्षा कम होती है। तो आप इनको पढ़ के देख ले। अब इसका एक बार बना के देखता हूँ मैं, और इसको ऊपर पढ़ेंगे इसी को। तो इसका क्या बन जाएगा, सी डेस और डी। तो सी डेस का मतलब क्या हो जाएगा सूक्ष्म तापीय कटिबंध, सी का मतलब क्या हो जाएगा उपाद्र जलवायु, और डी का मतलब है वर्ष के सभी महीनों में कम वर्षा। अब डी का देखेंगे तो डी में 6 हो जाएंगे, 2 ए के आएंगे, 3 बी और 1 सी का। और सी के साथ देखो डी आ रहा है, यहाँ पर भी डी आ रहा है, तो डी की आवृत्ति बढ़ रही, और यहाँ पर भी डी आ रहा है। इसमें 3 बार डी आ गया, जबकि इसमें देखेंगे आप तो इसमें आपको सिर्फ 2 बार 3 बार इसमें भी डी दिख रहा है, तो डी बढ़ेगा। और ई है तो इसमें देखो डी आ रहा है, आर भी गया गायब हो गया, डब्ल्यू भी गायब हो गया, एस भी यहाँ से गायब हो गया, ए बी सी 3 एक एक आ रहे हैं, इस बार 3। तो आप याद कर सकते हैं 37 10 63। 37 का मतलब 3 ए के, 7 बी के, सी के 10 और डी के 6 और ई के 3। इस प्रकार ये हो गए 29। 3 और 7 10, 10 20, 20 और 6 कितने हो गए 26, 26 से 3 29 प्रदेश यहाँ हो गए टोटल। और फिर ये 3 हमारे अलग से हैं। डी डेज का मतलब क्या था, डी डेज का मतलब था और ई डेज और ये, तो इसका मतलब टेगा था, टेगा जलवायु, ये टुंड्रा हो जाएगा, और ये सतत हिमाच्छादित प्रदेश। इस प्रकार से ये वर्गीकरण हो गया है आपका। अब देखो भारत में किस प्रकार से लागू होता है और भारत में कौन कौन सी कंडीशन बनेगी, इसको आप मैप से समझेंगे। ये मैप बनाना भूल गया था मैं। अब आप इसमें देखेंगे तो आपको वर्गीकरण याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस मैप के माध्यम से सारा का सारा वर्गीकरण मैं आपको याद करा दूंगा। देखिए इसमें आप सबसे पहले तो कर्क रेखा के आसपास का क्षेत्र है उसको मारते, ये कर्क रेखा यहाँ से जाती है, सब जानते हैं इसको, आप कर्क रेखा हो जाती है, ठीक है, ये कर्क रेखा मान लेते हैं अपन। अब देखो ये तो हो गया ए, उष्ण कटिबंध में आएगा। तो उष्ण कटिबंध के लिए क्या था, तापीय प्रदेश बता रहा हूँ मैं, तो हमने इसमें लगा दिया ए डेस, मतलब इसके नीचे जो जो भी आएगा उसमें ए डेस आएगा। एक बात तो ये होगी। इसके बाद में इधर का जो क्षेत्र होगा वो आ जाएगा मध्यम तापीय, यानी यहाँ पर बी डेस आएगा। ठीक, अब देखो आप इसमें पहला वर्गीकरण एक यहाँ लेते हैं, या अब ये है केरल का तट। अब केरल का तट में कौन सा आएगा, ए डेस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इधर वाले पूरे भागों में ए डेस आएगा। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर वनस्पति की तर मतलब सदाबहार वनस्पति है, अतः वर्षा यहाँ पर अधिक होती है, तो तर के लिए क्या आएगा, तर के लिए आएगा ए। और यहाँ पर वर्ष में सभी महीने वर्षा होती है, तो इसके लिए क्या लेंगे आर। ये हमारा एक प्रदेश हो गया। अब इसके पीछे एक और भाग है, थानतुरेट का जल वर्गीकरण कर रहे हैं, तो ये भी इसमें ए डेस तो आएगा ही, सॉरी इसमें ए डेस तो आएगा ही। लेकिन यहाँ की जो वनस्पति है, यहाँ तर वनस्पति थी, यहाँ पर तर वनस्पति इसलिए क्योंकि ये अति आर्द्र है, ये थोड़ा क्या हो जाएगा ओनली आर्द्र आएगा। ओनली आर्द्र के लिए हमने क्या पढ़ा था, बी, ध्यान रखना आप इसको, अगर वो आपको याद है तो बी पढ़ा था, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा बी। और यहाँ पर जो वर्षा होगी वो ग्रीष्मकाल में होती है, ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है। आपको पता है पूरे भारत है, दक्षिण भारत है, इसमें मोस्टली ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है, सिवाय इस भाग को छोड़ दो क्योंकि यहाँ पर लौटता हुआ मानसून वर्षा करता है।
ठीक है। यहाँ पर लौटता हुआ मानसून वर्षा करता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि समर विदाउट रेन तो नहीं हो सकता, क्योंकि समर में वर्षा होती है। तो विंटर विदाउट रेन इस वाले पोर्शन में तो यहाँ लगाएंगे डब्लू, मतलब कि विंटर विदाउट रेन मतलब शीतकाल में वर्षा नहीं होती है। इसका भावार्थ ये निकला कि यहाँ वर्षा ग्रीष्म काल में होती है। ये हो जाएगा। एक देखिए यहाँ पर ये, तो जैसे जैसे इधर जाएंगे वर्षा की मात्रा कम हो रही है, लेकिन यहाँ पर भी ए डैश तो आएगा। तो ए डैश, तो यहाँ पे जो वर्षा है वो अब हो जाएगी उपाद्र, और उपाद्र के लिए क्या हो जाएगा सी। अब इसमें भी मुख्य वर्षा तो कब होती है, ग्रीष्मकाल में होती है, लेकिन थोड़ी सी वर्षा यहाँ पर शीतकाल में भी हो जाती है, अर्थात दोनों ऋतु में वर्षा हो जाती है। तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर कि आते हुए मानसून से, तो इसको हमने एक नया अलग डब्लू और डैश लगा रखा है। आप गौर से देखेंगे तो डब्लू डैश लगा रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुख्य वर्षा तो कब होती है, यहाँ लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है और आते हुए मानसून से, तो इसलिए इसमें ये नहीं कह सकते कि विंटर में वर्षा ही नहीं होती, विंटर विदाउट रेन, ऐसा नहीं कह सकते हम, क्योंकि विंटर में भी वर्षा होती है। इसीलिए हमने क्या कर दिया, डैश कर दिया। तो कितने प्रदेश हो गए हमारे, 1 2 और 3, और तीनों में क्या कॉमन है, ए डैश। क्यों, क्योंकि ये उष्ण कटिबंध में आता है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला भाग भी है, तो इसमें भी ए डैश ही आएगा, और यहाँ पर भी सदाबहार वन है, अधिक वर्षा होती है। तो उत्तर जलवायु, उत्तरों के लिए क्या आएगा, ए डैश, ए आएगा। और सभी वर्षों में ऋतु वर्षा होती है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, आर। तो ये वाला भाग कॉमन हो गया। इधर वाला भाग ये सदाबहार वनस्पति का क्षेत्र है, ये भी और ये भी, मेघालय वाला क्षेत्र आप जानते हैं। तो अब यहाँ देखिए ये वाला भाग, अब ये ऊपर का भाग है, तो ये अब जो भी आएगा इस क्षेत्र में, एक ये वाला भाग बच गया, तो इसमें भी ए डैश तो आएगा मेरे दोस्तों। लेकिन यहाँ की जो वर्षा है वो कैसी है, उपाद्र, आर्द्र तो नहीं है। उपाद्र के लिए क्या था, सी। और कौन सी सीजन में वर्षा होती है, समर में या विंटर में, बिल्कुल समर में वर्षा होती है। तो विंटर विदाउट रेन होगा, तो इसको मत कहेंगे विंटर विदाउट रेन, मतलब शीतकाल में वर्षा नहीं होती है, ग्रीष्म काल में वर्षा होती है। तो ये वाला भाग भी हो गया। ये थोड़ा सा भाग है, ये एक तरह से अपवाद सा है, क्योंकि वृष्टि छाया प्रदेश है यहाँ पर, और इसके लिए जो मरुस्थलीय जलवायु है वैसी जलवायु स्टेपी तुल्य, तो यहाँ पर बी डैश आता है, ये अपवाद याद रखना। और यहाँ डी आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर शुष्क प्रकार की होती है, तो इसमें डी यहाँ पर। और वर्षा तो यहाँ पर भी किसमें होती है, ग्रीष्म काल में होती है, और वर्षा बहुत ही कम होती है, इसीलिए यहाँ पर कर देंगे डी। जिसमें आपने लातूर का नाम सुना होगा, लातूर वाला क्षेत्र में सूखे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। सूखा इसलिए क्योंकि यहाँ पर सभी महीनों में वर्षा कम होती है, क्योंकि ये वृष्टि छाया प्रदेश होता है। आते हुए मानसून के कारण भी क्या होता है कि पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर डी आया है, और बी ये अपवाद है इस जगह का, क्योंकि यहाँ सभी में ए डैश आ रहा था, लेकिन ये अपवाद है। अब आप इसमें देखिए, अब आते हैं बी में। तो यहाँ पर क्या आएगा, बी डैश तो आएगा ही। बी डैश का मतलब क्या हो गया, मध्यम तापीय, ठीक है। और यहाँ की जलवायु कैसी है, आर्द्र है, अति आर्द्र है, उपाद्र है। तो यहाँ की है उपाद्र, उपाद्र के लिए आएगा सी, ठीक है। और वर्षा कब होती है, ग्रीष्मकाल में, शीतकाल में, बिल्कुल वर्षा हमारे यहाँ पर होती है ग्रीष्मकालीन मानसून से, अर्थात विंटर विदाउट रेन। तो यहाँ पर भी डब्लू आ जाएगा। आप मैप उठा के देखें तो यही वर्गीकरण आपको मिलेगा, और ये बहुत कठिन वर्गीकरण लगता है, वैसे इजी है, ठीक है। तो ये पूरा बेल्ट हमारा क्या हो गया इसका। अब ये वाला भाग है थोड़ा सा, ये अपवाद है। देखिए इसमें क्या आएगा, यहाँ पर भी बी डैश तो आएगा, क्योंकि मध्यम तापीय तो है, लेकिन यहाँ पर वर्षा की मात्रा, ये इस क्षेत्र का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण वर्षा की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि इधर वाले पर्वतीय क्षेत्र है इसलिए वर्षा की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये थोड़ा सा क्या होगा, आर्द्र प्रकार का होगा। तो आर्द्र के लिए क्या होता है, बी। और यहाँ पर भी वर्षा किस में होती है, ग्रीष्मकाल में, तो अर्थात विंटर विदाउट रेन, ठीक है। ये वाला भाग, तो हमने 3 तो ये हो गए हमारे पास, 4 और एक ये 5 और ये 6 और ये 7 वर्गीकरण तो हमने पढ़ लिए। ये वाले के लिए इन्होंने क्या किया, डी दिया है। डी का मतलब क्या था, हमने पढ़ा टेगा जलवायु, ठीक है। और ये भी डी है इधर, डी डैश, ये डी डैश होगी, ये डी डैश, ठीक है।
और इसमें जो लद्दाख वाला भाग है उसके लिए इन्होंने कहा ई डेस। तो ये डी डेस वाले दोनों एक है, इसको दे देंगे 8वां वर्गीकरण और ई डेस को दे दिया अपन ने 9वां वर्गीकरण। तो 9 वर्गीकरण हमारे सामने आ चुके हैं। अब देखिए इधर ये कौन सा क्षेत्र है, ये कर्क रेखा के आसपास का क्षेत्र, ये वाला इधर वाला भाग। तो इस वाले बेल्ट को कर्क रेखा के आसपास जो जाती है उसको भी ए डेस के रूप में आएगा, क्योंकि कौन सा कटिबंध है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र तो है, लेकिन यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। तो इसको क्या कह सकते हैं हम, इसको पूर्णतः शुष्क भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये होगा अर्ध शुष्क, और अर्ध शुष्क के लिए क्या दिया है इन्होंने, डी। और वर्षा कब होती है, जिसमें राजस्थान का वाला ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं डब्लू, मतलब ग्रीष्मकाल में वर्षा। इसी प्रकार एक वर्गीकरण यहाँ दे दिया। अब ये वाला बेल्ट है, तो इस वाले बेल्ट के अंदर आप देखेंगे, देखो सॉरी ये थोड़ा सा इसमें साफ नहीं दिख रहा है, तो ये वाला बेल्ट अपना हो चुका है, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे तो ये अर्धशुष्क हो गया, ये वाला बेल्ट तो हो गया। ये हमारे कर्क रेखा के ऊपर वाला बेल्ट है, तो इस वाले बेल्ट को, ये लाइन एक ही है यहाँ पे, ये वाला बेल्ट है, ये कर्क रेखा के ऊपर में, तो यहाँ पर भी बी डेस वाला यही है, इसी प्रकार का यहाँ पर आएगा बी डेस। लेकिन यहाँ पर भी वर्षा क्या होती है, शुष्क है, तो यहाँ पर डी आ जाएगा। और कब होती है, ग्रीष्मकाल में, अर्थात विंटर रेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आप इधर देखेंगे तो यहाँ का तापमान इतना अधिक होता है कि जैसे लगता है उष्ण कटिबंध मरुस्थलीय क्षेत्र में, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए डेस आ जाएगा। और ई का मतलब है यहाँ पर शुष्क जलवायु है, तो शुष्क के लिए ई आ जाएगा। और वो बरसात भी कम होती है ग्रीष्मकाल में, अर्थात विंटर विदाउट रेन। इस प्रकार ये 3 नहीं और आ गए हमारे पास, 1 2, तो 9 तो हो गए, 10 11 12। तो भारत के कुल थानथ्रुएट ने बांटा है, 12 प्रदेश बांटे हैं। अगर आप इस बेल्ट को, राजस्थान वाले बेल्ट को लेंगे, तो राजस्थान का अगर ये मैप है आपके सामने देखिए, तो राजस्थान का वर्गीकरण भी आपको याद करना जरूरी है, ठीक है। तो राजस्थान में आप देखते हैं ये वाला बेल्ट आप देखेंगे, ये वाला बेल्ट है जो ये दिख रहा है आपको, ये वाला बेल्ट इधर है, ठीक है। और उसके बाद में ये वाला बेल्ट इधर आ गया और ये बेल्ट इधर आ गया। अब इसके चारों बेल्ट आपके सामने हैं और चारों के आपको लोकेशन इसमें देख लिया है आपने, ठीक। अब इसमें तो मैंने क्या करा था, इसमें डी, सॉरी ये तो मैंने किसका, प्रायद्वीप पठार वाला भाग हो गया ना, जिसमें क्या था, सी ए डेस डब्लू था। इसके बाद में यहाँ पर भी सेम था, ए डेस ही आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या, ये सी का मतलब क्या था, उपाद्र। तो यहाँ पर जो जलवायु हो जाएगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, मतलब शुष्क टाइप में, तो इसका आ जाएगा डी और ये हो जाएगा डब्लू। और ये वाला था, इसका बेल्ट हमने क्या किया था, बी डेस डी और डब्लू। देखो इसमें क्या अंतर है, सिर्फ बी का अंतर है, ये मैंने आपको बता दिया था। और इसमें भी ए डेस आ जाएगा और ई और डब्लू। इस प्रकार राजस्थान के 4 भाग। ये मैप भी याद करना, कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार हमने क्या किया, थानथ्रेड का जलवायु वर्गीकरण पढ़ा, मानचित्र पढ़े, पोटेंशियल पढ़े, तो आपको याद करना है। आज के लिए इतना ही है। आई होप क्लास लंबी हो गई होगी, लेकिन सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू।